और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, जिसमें अब हम रुख कर सकते हैं हमारी अगली खबर का, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज यूपीए ने ब्लैक पेपर तो एनडीए ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है, जो श्वेत पत्र से ही जुड़ा है, जो कहता है यूपीए के नीतिगत खामियों से अर्थव्यवस्था जर्जर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आरपी सिंह, जो भाजपा के प्रवक्ता, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक कोरदे, कांग्रेस प्रवक्ता, विजय त्रिवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आरपी सिंह जी, आज ब्लैक पेपर प्रस्तुत किया गया कांग्रेस की ओर से, और हमने देखा कि लगातार वही मुद्दे जो कांग्रेस अलग अलग मंचों पर उठाती रही है, चाहे उसमें बेरोजगारी की बात करें, हम उसमें सामाजिक न्याय की बात करें या राजनीतिक न्याय की भी बात करें, ये सब मुद्दे उसमें उठाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? आपने देखा ही होगा ये ब्लैक पेपर, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उनका काम है अपनी तरफ से मुद्दे उठाना और उन मुद्दों को आगे लेकर जाना, परंतु तथ्य पर आधारित मुद्दे होंगे तो चीजें ठीक होंगी। नहीं तो आप मुद्दे उठाते रहिए। इसलिए कई बार मुद्दे उठाते हैं और चुनाव के अंदर जब जाते हैं मुद्दे उठाते हैं, लोग उनको वह मत नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और झूठ का कोई पैर होता नहीं। इसलिए वे अभी 3 राज्य के जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उसमें पता लग गया, लोगों का जवाब भी पता लग गया। इन्होंने सब मुद्दे उठाए थे वहां पे, महंगाई का भी उठाया था, ओबीसी का भी उठाया था और ओबीसी रिजर्वेशन का भी उठाया था, और ये बेरोजगारी का इशू भी उठाया था। पर जरा हम मूल डेटा पर चलें। आपने अभी इन्फ्लेशन का डेटा सारा बताया, किस प्रकार से महंगाई दर कंट्रोल में रही। मैं सिर्फ एक जानकारी यह दे रहा हूँ, मैं अपने घर का राशन खुद हर महीने खुद देने जाता हूँ और मैं एक डेटा पे कंट्रोल रखता हूँ। और मैं वो आपको अभी जो आज भी अवेलेबिलिटी है फूड की, और वो फूड इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में है, वो आप किसी जान जो बेसिक चाहिए होता है। आज भी एक भारत ब्रांड नाम से, मैं लूज आटा तो 20-22 रुपए किलो भी मिल सकता है आज, और जिसको जितना चाहिए आज भी अवेलेबल है। परंतु मैं ब्रांडेड आटा, जिसको भारत ब्रांड कहते हैं, वो 29 रुपए किलो, 27 रुपए 50 पैसे किलो, वो आज भी अवेलेबल है। चावल 29 रुपए किलो अवेलेबल है। दाल चना की वो 60 रुपए किलो आज भी भारत ब्रांड के अंतर्गत अवेलेबल है। प्याज उन्हीं के अंतर्गत 25 रुपए किलो अवेलेबल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोलते रहिए, परंतु जब व्यक्ति बाजार में जाता है, मार्केट में जाता है, उसको समझ लगती है कैसे। अब आइए बेरोजगारी पर। ईपीएफओ का डेटा प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कोट किया, 18 करोड़ लोग रजिस्टर हुए ईपीएफओ में पिछले 10 साल में। तो ऑब्वियसली रजिस्टर तब हुए जब उनको रोजगार की बात हो रही है। और 4 करोड़ मुद्रा योजना में 4 करोड़ ऐसे लोग जिन्होंने लोन लिया। मैं ये सोच कर चलता हूँ कि उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो जिन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया होगा, इससे सब रेल पट्टी लगाई होगी, उसको भी तो एक व्यक्ति को रोजगार देने का साधन मिला होगा ना, उसके सप्लाई लाइन भी बने हुए कुछ होगा। तो 4 करोड़ के साथ 4 करोड़ हो गए तो 8 करोड़ हो गए। 8 करोड़ और 18 करोड़ मिलाकर 26 करोड़ लोगों को रोजगार का प्रयोजन, बेशक सीधा या वह स्वरोजगार के माध्यम से वो हुआ। ये स्थिति है। अब आइए कि क्या लोगों की चिंता हुई, क्या जो आम गरीब आदमी, उसकी चिंता हुई नहीं हुई? आज 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। आज उनका इलाज फ्री हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब यहाँ पर केजरीवाल ने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, वहां पर भी 84 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर के जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज फ्री करते हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं। 4 करोड़ से ऊपर महिलाओं को सिर पे छत मकान में दिए गए हैं। ये अपने आप में हुआ नहीं था कभी आज तक। कोई लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिलता है। कोई लगभग 14 करोड़ इस प्रकार से घर है जिनको आज नलके के माध्यम से पानी की सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार और जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उस हर क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हाँ, जहां तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, आपने सब डेटा पढ़ा और बताया आपने कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी जो फ्रेजाइल 5 में थी और 10वें नंबर पे थी, आज वह 5वें नंबर की इकोनॉमी है और तीसरे ट्रैजेक्टरी पर है। आधा सेकंड और दे दीजिए। तीसरे नंबर की हम ट्रैजेक्टरी पर हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि हाँ अब तो तीसरा नंबर हम हो ही जाएंगे। वो 10 साल में एक पद बढ़ पाए, हम सीधा 5 कदम बढ़कर ऊपर चढ़ के 5वें नंबर इकोनॉमी पे आ गए।
और ये मान लिया गया कि तीसरा इकॉनमी होगा। आज भारत का लोहा दुनिया में माना जा रहा है। यहाँ तक अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, मोबाइल हो, वो व्हीकलर गाड़ियों का मामला हो, हर सेक्टर में भारत ग्रो कर रहा है। तो दिखता है किस प्रकार की ग्रोथ है। चलिए अब यहाँ पर मैं डॉक्टर विवेक कोडे को भी साथ में चर्चा में लेना चाहूंगी। डॉक्टर कोडे, एक बात जो कही जा रही है इस श्वेत पत्र के माध्यम से वो ये कि जब 2004 में आप सत्ता में आए, जब कांग्रेस यूपीए सत्ता में आई, तो उस वक्त पे आपको एक बेहतर इकोनॉमी मिल रही थी, लेकिन जब आप 2014 में जा रहे थे तब इकोनॉमी के जो हाल थे, अर्थव्यवस्था के जो हाल थे, उसका ब्यौरा एक तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। आप मानते हैं कि ये बात तो सही है कि 2004 और 14 की जो तुलना है, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक स्पष्ट तस्वीर भी देते हैं, क्योंकि 14 के बाद के विकास की तस्वीर भी इसमें प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को महामूर्ख समझती है। राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन रहा है, इसलिए उनको लगता है कि हम जो भी आंकड़े फेंकेंगे, जो भी कहेंगे, उसको जनता मान लेगी, उसको जनता बर्दाश्त करेगी। ये समझकर ये व्हाइट पेपर आज संसद में रखा गया। जो घोटालों की बात उस श्वेत पत्रिका में की है, वो घोटालों के मामले में न्यायालय ने कोई भी आरोप सिद्ध हुआ ऐसा माना नहीं है, आरोप को नकारा है। जिनको कंधे पर लेकर ये आरोप किए, वो ऑडिटर जनरल विनोद राय ने तो मनमोहन सिंह जी की माफी तक मांगी है, और अभी भी जो बोल रहा है उसमें से कोई भी आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ है। तीसरी बात, 2008 ये साल जागतिक मंदी का साल था। जागतिक मंदी होने के बावजूद जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने इस देश के अर्थव्यवस्था को संभाला, उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। और उसी के वजह से 2009 में जनता ने वापस मनमोहन सिंह जी की, यानी कांग्रेस की, यानी यूपीए की सरकार चुनी और सरकार पे पूरा विश्वास किया। अर्थव्यवस्था की जो भी दुरवस्था हो गई है वो 2014 से लेकर 2024 में हो गई है, और उसकी वजह 2016 में की गई नोटाबंदी। नोटाबंदी में ये बहुत दावे किए गए थे कि ब्लैक मनी आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 99% रकम बदली गई। और अभी फिलहाल जो सर्वे किया है इंडिया टुडे ने, उस इंडिया टुडे ने जब लोगों को पूछा कि ये जो सरकार है, इस सरकार की कौन सी उपलब्धि आपको लगती है, तो 42% लोगों ने ये कहा कि हमें राम मंदिर ये उपलब्धि लगती है। सिर्फ 5% लोगों ने सरकार के अर्थव्यवस्था के उपलब्धि के बारे में कुछ अच्छा कहा। इसका मतलब साफ है कि लोगों का इस सरकार के अर्थव्यवस्था पर विश्वास नहीं है। और जैसे कि परदेशी मेहमान जब आते हैं, उनके नजरों से झुग्गी झोपड़ी छुपे रहे, इसके लिए उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा डाला जाता है, ऐसा ये व्हाइट पेपर है। अभी इस व्हाइट पेपर में इतनी बातें, 2 मिनट मुझे जी जरूर, बहुत सारी बातें की। महंगाई के आंकड़े मैं नहीं दूंगा, मैं भी खुद मार्केट में जाता हूं और खरीदता हूं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बातें, कुछ बातें उनमें खामियां हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात चल रही है और बड़े जोर से बढ़ रही है, तो उसमें यह भी कहना चाहिए था कि अमित शाह के बेटे ने जो 50,000 रुपया लेके जो एक व्यवसाय चालू किया, उसका 1 साल में 80 करोड़ से ज्यादा, यानी 16,000 टका कैसा बढ़ा, ये लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कोडे आप अलग अलग बात नहीं, ये मुद्दे पर आइए। जो आंकड़े रखे गए हैं, आप ये कह सकते हैं कि उन आंकड़ों में कुछ और चीजों को भी शामिल किया जाना था, लेकिन आपने एक बात उठाई है, इस वक्त। मैं एक बार, इससे पहले कि मैं विजय जी के पास वापस जाऊं, डॉक्टर कोडे मैं आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले मैं आरपी सिंह जी के पास जरूर एक बार लेना चाहूंगी। आपने भी तो बीजेपी पर आरोप ही लगाया है। आरपी सिंह जी से एक जवाब लेती हूँ, क्योंकि आपने इस बात को रखा है सामने। आरपी सिंह जी, इस बात को महसूस भी किया जाता रहा है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी की गई है कि भाई कांग्रेस के यूपीए के काल में भी, जैसा कि खुद डॉक्टर कोडे कह रहे हैं
कि जब डिप्रेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद अर्थव्यवस्था को संभाला गया और जिस बेहतर तरीके से संभाला गया उसकी सराहना भी हुई। क्या आप ये मानते हैं कि कुछ ऐसी अचीवमेंट्स तो रही यूपीए काल की भी जिनको शायद इस श्वेत पत्र में जगह दी जानी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो रही कि 50 लाख रुपए के बेसिस के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे हथियाई जाती है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। और वह मुकदमा हमारे समय में नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2012 के अंदर यूपीए काल में बना, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, जिस मुकदमे में दोनों को दोनों माँ बेटा दोनों करप्शन वाले मामले बेल पर है। हमने नहीं बनाया मुकदमा, इन्हीं के काल में बना कोर्ट के आदेश अनुसार बना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में कि सत्ता का जितना बड़ा लाभ हो सकता है, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार से आप सत्ता का लाभ लेकर अपना निजी संपत्ति किस प्रकार से जहाँ संपत्ति पे कैसे आप कब्जा करते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, कि एडमिट किया था कि हमारी जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं उसमें हमारे साथ कई सारी मजबूरियां हैं, मेरी कोएलिशन कंपल्शन है जिसके कारण से मैं कई चीजें नहीं कर पा रहा। पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए पॉलिसी पैरालिसिस था, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर हमारे संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, ये भी उनका ही बयान था, मनमोहन सिंह जी का बयान था, किसी और का बयान नहीं था। तब के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम लोग चाइना के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम बड़े हथियार और एरोप्लेन्स और हवाई जहाज नहीं ले पाए इसलिए क्योंकि ये तो माना गया पार्लियामेंट की हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम हर लेवल पे अंदर, हम हर लेवल के ऊपर हम कमजोर थे और अपनी कमजोरी दर्शाते भी थे, उसमें शर्माते नहीं थे। ये अच्छी बात है कि शर्माते नहीं थे, ये ओपनली इसको एडमिट भी करते थे। परंतु आज तो बिल्कुल उल्ट हो गया मामला। आज तो भ्रष्टाचार के चलते, एक सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के चलते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई या नकदी जब्त की गई है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा ईडी के द्वारा इनके समय कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई थी। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इनके समय में तो एक मंत्री थे, वो पार्किंग में आकर टेंडर के पेपर्स दे गए थे। तो सबको जानकारी किस प्रकार घोटाले हुए, किस प्रकार सारा भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, वो कानूनी कार्रवाई हमारे देश की इस प्रकार की, इसमें लोग बच निकलते हैं, कुछ लोग बच निकले उसमें से, परंतु भ्रष्टाचार तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। आरपी सिंह जी, यहाँ पे विजय जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। विजय जी, अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र के बाद, और जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, लोकसभा में जब चर्चा होगी श्वेत पत्र पे तो आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन संसद के बाहर भी इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। देखिए, असर देखने को मिलेगा दूर तक, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, ब्लैक पेपर हो या व्हाइट पेपर हो, आपकी विश्वसनीयता कितनी है। विश्वसनीयता जो है, क्या जनता आपकी बात पर भरोसा करती है, वो उसका असर उन चुनावों में दिखाई देगा। ब्लैक पेपर को यदि ले लें, कांग्रेस की पहले बात कर लें। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि कांग्रेस ने जो ब्लैक पेपर जारी किया, तो इंडिया गठबंधन है तो सारे नेता एक साथ खड़े होते वहां पर और बताते कि इस सरकार की ये विफलताएं हैं और इस पर ब्लैक पेपर हम लोग ला रहे हैं। विफलताओं में उन्होंने 10 साल का जिक्र किया कांग्रेस ने ब्लैक पेपर का, तो उसका 5 साल तो यूं मान लीजिए कि 2014 में ये सरकार आई, 2019 में उस सरकार के ब्लैक पेपर का जवाब जनता ने दे दिया कि उसे 282 से 303 पर और 335 पर एनडीए को जो भी नंबर था वो ला दिया। तो मतलब वो 5 साल का तो जवाब कांग्रेस को पहले जनता ने दे दिया। उसके बाद पिछले 10 साल में आपने देखा, और आज की तारीख में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार, 17 राज्यों में, और उसमें ज्यादातर सरकारें रिपीट हुई हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, तो वो भी आपके उन सारे आरोपों का जवाब है कि जनता उनको आरोपों को कैसे देखती है। मैं समझता था कि कांग्रेस को ये, मुझे ऐसा लगा कि जब सरकार ने ये व्हाइट पेपर अनाउंस करने की बात की तो तुरंत में कांग्रेस ने रिएक्शन में ये ब्लैक पेपर लेकर आए। खैर, ये तो उनका हिस्सा है। मैं समझता हूँ चुनाव से पहले उन्हें एक एस्पिरेशनल इंडिया के लिए पेपर लाना चाहिए था कि अगर वो आते हैं, यदि मैं उन्हें चुनना चाहता हूं तो क्यों चुनूं। क्या वो भारत की रफ्तार को, विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, बेरोजगारी की तरफ को कम कैसे करना चाहते हैं, महंगाई को कम कैसे करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बड़ी इकोनॉमी कैसे बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे करना चाहते हैं, ये जो सपने मेरे हैं वोटर के, यानी उसको कैसे पूरा करना चाहते हैं, इसको वो एक पेपर में लेकर आते तो शायद वो ज्यादा भरोसा पैदा करता।
भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने जो श्वेत पत्र लेकर आए, हालांकि मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2004 से 2014 तक जो भी सरकार के कार्यकाल कलाप रहे होंगे, हर सरकार अपना काम करती है, कुछ रफ्तार कम होती है, जो मुझे समझ में आया व्हाइट पेपर से भी कि सरकार की रफ्तार कम रही उस वक्त, लेकिन उसका जवाब भी सरकार को 2014 में जनता ने दे दिया। तो ये 10 साल लेट है मेरे हिसाब से व्हाइट पेपर, लेकिन व्हाइट पेपर को जारी करना एक साहसी कदम है, क्योंकि हम अक्सर सरकारों से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, और ये वो सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे रही है बिना मांगे, और उसको कंपैरेटिव करके आज आपने जितनी बड़ी रिपोर्ट डिटेल में बताई है, तो उसमें सरकार का जो मौजूदा कार्यक्रम है या कार्यकाल रहा, उसमें किस तरह से ये रफ्तार बढ़ी, तो ये एक साहसिक कदम है। अब इन दोनों की विश्वसनीयता ये तय करेगी कि चुनावों में आगे जनता इन सब चीजों को कैसे लेती है। केवल व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर जारी करने से नहीं होता। ब्लैक पेपर में तो मैं समझता हूँ कि उनको या तो पूरा इंडिया गठबंधन को एक साथ आना चाहिए था, और आज जरूरत नहीं थी, बल्कि यदि उनको लग रहा था कि व्हाइट पेपर सरकार लेकर आ रही है, तो उसको वो पढ़ते और उसके बाद जवाब में वो उसका एक पेपर इशू करते, लेकिन उन्हें शायद जल्दी लगी कि ये व्हाइट। अच्छा बिंदु उठाया है जिसको लेकर डॉक्टर कोडे के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर कोडे, क्या लगता है आपको, ये जो बात कही जा रही है कि आपको इंतजार करना चाहिए था, एक तो कि सारा INDIA अलायंस साथ मिलकर आता और फिर इस तरीके का ब्लैक पेपर श्वेत पत्र की बात करता, आपको नहीं लगता वो ज्यादा प्रभावी हो सकता था? तो सारा अपोजिशन इकट्ठा आके करेगा बात, जब वो बात अब इकट्ठे आएंगे, चुनाव आएंगे तो हमारा इकट्ठे आएंगे। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आरपी सिंह जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो श्वेत पत्र जारी किया है, वो श्वेत पत्र में बहुत अहम बातें नहीं कही गई। एक तो 16,000 गुना एक साल में कैसा बढ़ाने का जो अमित शाह के बेटे ने बढ़ाया, वो नहीं बताई है। नोटाबंदी से क्या क्या फायदा इस देश को हो गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने धंधे चौपट हो गए, कितने उद्योग बंद पड़ गए, ये नहीं बताया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तपस्या कम पड़ने से जो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, वो लेते लेते 700 किसान कैसे मर गए और उससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और ये मेहुल चोकसी, आपड़ो भाई मोदी जी जिन्होंने कहा था, आप बात को सीधा रखें डॉक्टर कोडे। नहीं, वो लोग कितना करोड़ रुपया इस देश का लेके बाहर गए हैं, ये भी इस श्वेत पत्र में नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में एक ही टेलीफोन नंबर पे 7.5 लाख, यानी बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है जिनको लेना चाहिए था। आरपी सिंह जी, ये तो सीधा ये देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि चुनावों के मद्देनजर इन सब बिंदुओं को हर मंच पे उठाया जाएगा, लेकिन आरपी सिंह जी, ये जो बात डॉक्टर कोडे कह रहे हैं कि इन बिंदुओं को भी शामिल कर लेते जो श्वेत पत्र लेकर ही आ रहे थे, तो वो भी फंडा नहीं बताया। डॉक्टर कोडे, मैं आप ही की बात लेकर उनके पास जा रही हूँ जी। ये सब जोड़नी चाहिए, उसमें लोगों को ये बताना चाहिए कि कैसे अमित शाह के बेटे एक साल में आप व्यक्तिगत केसेस के ऊपर मत जाइए, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सवाल ले सकते हैं, लेकिन आरपी सिंह जी आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि ये बात कांग्रेस जो आज ये बात यहाँ पे डॉक्टर कोडे जो आज बात यहाँ कर रहे हैं, आरपी सिंह जी, ये बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिन संसद में भी आक्रामक व्यवहार देखने को मिलेगा और यही मुद्दे लेकर कांग्रेस जनता के बीच भी जाने का जरूर सोचेगी। आरपी सिंह जी, आपका जवाब। देखिए कोड़े साहब, आपने मुझे कहा रोकना नहीं चाहिए, मैंने आपको फिर उस समय चुप हो गया। आप बिल्कुल नहीं बीच में आऊंगा मैं। आरपी सिंह जी, कोड़े साहब, आपको अमित शाह जी के बेटे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप कृपा कर कोर्ट जाइए। कोर्ट तो सबके लिए खोले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, किसी कोर्ट में जाकर करिए जो शिकायत है। परंतु मैंने जो मामला आपके सामने रखा वो तो कोर्ट के द्वारा प्रेषित मामला है। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, माँ बेटे दोनों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है भ्रष्टाचार के मामले में। परंतु जो मूल बात है वो ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार से आज कश्मीर में शांति है। आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किस प्रकार से वहां पर तिरंगा लहराया जाता है, जहां पर हर शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी होती थी, उस बारे में चिंता नहीं करेंगे। नक्सलवाद आज कंट्रोल में है। नक्सलवाद की दिक्कत जिस प्रकार से वहां पर रहती थी, हर कुछ महीनों बाद वहां पर नक्सली वहां पर सिर उठाते थे, आज पिछले कई सालों से लगभग नक्सलवाद वहां पर शून्य के लेवल पर है। दिखता है कि किस प्रकार से तरक्की हुई है। जहां तक होम मिनिस्ट्री की बात है, ये इसलिए मैंने रखा कि ये विषय इस प्रकार के जो कि अमित शाह जी ने खुद डील किए और उसका आउटकम देख रहे हैं हम लोग। परंतु जो मूल बात है, क्या आज आम जन को विश्वास है मोदी जी पर या नहीं है? आम जन को मोदी जी पर विश्वास है, ये मैंने अभी कहा। अभी जो 3 चुनाव है उसमें भी देखा,
और अभी विजय भाई ने बताया कि उससे पहले जो चुनाव हुए 2019 के, उसमें भी लोगों ने खूब भरपूर आशीर्वाद दिया और इस बार भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। और जो मैं बेनिफिशरीज बता रहा हूं उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं कि किस प्रकार से कोरोना के दौरान में, जबकि दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल हो गई, हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर लेते। और एक सेकंड दे दीजिए। और पिछले 10 साल से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की निरंतर। ये तो बताएंगे नहीं ये लोग। हाँ, ये भी नहीं बताएंगे किस प्रकार से कोरोना के दौरान में हम लोगों ने लोगों की चिंता करते हुए देश के अंदर 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया, उसके बारे में भी नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि दुनिया के अंदर भारत की साख कैसे बढ़ी कोरोना के चलते हुए। और चलिए आरती सिंह, ये वक्त थोड़ा कम है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां कांग्रेस अपनी बात कर रही है वहीं श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है। लेकिन वही जो विजय जी ने बात कही है कि विश्वसनीयता ये जनता में किसको लेकर है, ये जरूर चुनाव स्पष्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां हम चर्चा कर रहे थे श्वेत पत्र वर्सेस ब्लैक पेपर की, और आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाने वाली है, विशेषकर इस ब्लैक वर्सेस व्हाइट को लेकर ये बात भी स्पष्ट दिखती है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से